कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और इस YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं कि शिक्षण विधियों की क्लासेस चल रही हैं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको पूरा दिगम हो रहा है। हमने सबसे पहले शिक्षण विधियों में ये पढ़ा था कि साहित्य शिक्षण के उद्देश्य, फिर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, फिर हमने पाठ योजना की बात करी थी। और पाठ योजना में हमने ये देखा था कि ये जो पुराने विद्वान हैं जिन्होंने हमने पाठ योजना के उपागम दिए थे, उपागम में हर्बर्ट का था, ब्लूम का था, है ना, मॉरिसन का था, एनसीईआरटी का था और आरसीईएम का था ना। ये सब पढ़ने के बाद में हमने पाठ योजना के एक एक चरण को देखा। और रीट में जो प्रश्न आएंगे वो इस पाठ योजना यहाँ तक का जो सिलेबस है ना, इसमें से कम आपको 5 या 6 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस पाठ योजना वाले चरण को बड़े विशेष ध्यान से आप समझ लो तो शिक्षण विधियों का आपका 60% काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने पाठ योजना तो पढ़ ली। इसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षण सूत्र हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं अपन अपनी टीचिंग में, अपने शिक्षण में, क्योंकि इस तरीके से बिना शिक्षण सूत्रों के तो टीचिंग प्रभावी हो ही नहीं सकती, है ना। आपके पास पद्य भी पढ़ाना होता है, आपको गद्य पढ़ाना होता है, आपको व्याकरण पढ़ानी होती है, आपको कथा पढ़ानी होती है, नाटक पढ़ाना होता है। तो इतना सारा अगर ऐसे रूटीन में हो जाता तो फिर तो कोई बात ही अलग थी। लेकिन बच्चों के मनोवेग उसको संवेग को देखते हुए, बच्चों की मनोवृत्ति को पढ़ते हुए, बच्चों में संवेगात्मक विकास के लिए, बच्चों के रुचि के अनुसार शिक्षण करने के लिए हमें शिक्षण सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है ना। जैसे मैथ में सूत्र होते हैं वैसे इसमें सूत्र हैं। तो आज अपन देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की, और वो हैं, सूत्रों की बात करें तो इसमें लिखा है कि रूसो, हर्बर्ट और कामेनियस, ये 3 विद्वानों का नाम थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना आप। इन्होंने शिक्षण सूत्रों के बारे में महत्वपूर्ण बातें करी है ना, शिक्षण सूत्राणी। तो इन शिक्षण सूत्राणी के बारे में कौन कौन है विद्वान जिनको अपने को ध्यान में रखना है? तो रूसो है ना, एक हर्बर्ट है, और कौन कौन है? कामेनियस। ये 3 का नाम आप याद रखना, कहीं परीक्षा में सीधा ऑप्शन मिल जाएगी शिक्षण सूत्रों के विषय में। ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने शिक्षण सूत्रों की बात करी है, आपको शिक्षण सूत्र दिए हैं ना। तो आपको इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना, रूसो, हर्बर्ट और कामेनियस। अब देखो शिक्षण सूत्र कौन से हैं, वो जो प्रस्तावना में अपन ने बात करी थी, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ठीक है, सरलात कठिनम प्रति, और विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, पूर्णात् अंशम प्रति, प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षम प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति, विशिष्टात् सामान्यम प्रति और अनिश्चयात् निश्चयम प्रति। इस प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं जो मेरी नज़र में 1 2 4 अगर आपकी नज़र में है तो वो कोई बुराई नहीं है, आप सामान्य नज़र इन पर बना सकते हो। पहला प्रश्न तो रीट में तो ये आ सकता है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, कौन सा है, ठीक है ना। ये इनमें से एक ऑप्शन में मिल जाते हैं आपको। दूसरा प्रश्न ये पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कौन सा है, अपन जो प्रश्न बनाते हैं पाठ प्रवर्धन में उसमें कौन सा यूज करते हैं, है ना। आपने निबंध, आपको बच्चों से गाय का निबंध लिखवाना है तो आप क्या करोगे, कौन सा शिक्षण सूत्र यूज करोगे, है ना। आप हिस्टोरिकल टूर पर लेके गए बच्चों को आगरा, किस शिक्षण सूत्र को पूरा करने के लिए आपने हिस्टोरिकल टूर बच्चों से करवाया, ये सब के लिए अपना शिक्षण सूत्र होता है। आपने क्लास में लिखा है कार्य प्लस आलय बराबर कार्यालय, तो किस शिक्षण सूत्र का सहारा लिया। ऐसा भी थोड़ा डायनेमिक प्रश्न पूछ सकता है जो कि 2nd ग्रेड में और अपेक्षित हैं, जो डिपार्टमेंट की भर्ती है और सामान्य जो शिक्षा विभाग है उसकी, उनमें ऐसा थोड़ा डीपली भी आ सकता है, रीट में भी हल्का फुल्का आ ही सकता है। अनिश्चयात् निश्चयम प्रति, तो ये शिक्षण सूत्र है, 8 हैं। इनका नाम है, आपको ध्यान में होना चाहिए। अपन एक एक डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं ना। थोड़ा सा ये अगर डिस्कशन नहीं करेंगे, कहानी इनकी आपके सामने नहीं होगी तो आप इनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी विशद विवेचन कर लेते हैं ना, कोई बुराई नहीं है।
देखो ज्ञात से ज्ञात की ओर मैंने ठीक से पढ़ा दिया था आपको, फिर भी देखो बालक के पूर्व ज्ञान का आधार नवीन ज्ञान, नूतन ज्ञान का आधार ना नवीन ज्ञान है ना, जो नवीन ज्ञान है उसका आधार क्या है? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चे को नया ज्ञान दिया जाता है। जैसे बच्चा जानता है 2 और +2, अगर ये जानता है उसको मतलब 4 का पता है तो 2 × 2 भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चे को 2 का ही पता नहीं है, 2 + 2 4 का पता नहीं है, तो इंटू करने में कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो हमेशा याद रखो पूर्व ज्ञान है ना वो नए ज्ञान का आधार होता है। अतः शिक्षक है पूर्व ज्ञानम ज्ञात्वा नवीन विषय वस्तु पाठयेत, पूर्व ज्ञान जान करके नई पाठ्य वस्तु उसको पढ़ानी चाहिए। एतद मनोवैज्ञानिक तथ्यमस्ति, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, साइकोलॉजिस्टों ने कहा है। पाठ्य विषय वस्तु शिक्षणात् पूर्वम छात्र से पूर्व ज्ञान से विषय वार्तालापम भवेत, पूर्व ज्ञान के विषय में वार्तालाप होनी चाहिए। तदा छात्राणाम मनसि नवीन विषय वस्तु प्रति जिज्ञासा जनयति, अगर आप पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें करोगे तो नई चीज़ें पढ़ने के लिए बच्चा जिज्ञासु हो जाएगा ना। यथा अस्माकम ग्रामे, आपको पाठ क्या पढ़ाना है? अस्माकम ग्रामे इति पाठम पाठनात् ग्रामीण जीवन से पूर्व सामान्य तथ्यानाम विषय विचार विमर्श कर्तव्यम। वो कह रहा है कि आपको अस्माकम ग्रामे पाठ पढ़ाना ना, तो आप किताब लेकर के अगर स्टार्टिंग में ये सब चालू कर दोगे मामला, तो बच्चे तो एकदम निरस ही रह जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा उनमें जिज्ञासा पैदा करने के लिए आप क्या करो, प्रस्तावना बनाओ ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र को फॉलो करते हुए। और हमारे गांव अस्माकम ग्राम पाठ है, इसके बारे में पढ़ाने से पहले आप बच्चों से पूछो, है ना, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो देखो। कि भवतः नाम किम? रमेश है। रमेश भवान कुत्र निवसति? ग्रामे। ग्रामे सामान्यतः जना किम कुर्वन्ति? कृषि कार्यम कुर्वन्ति। ये बच्चा सामान्यतः जवाब दे सकता है। कृषि कार्यात इतोपि ग्रामे किम भवति? कृषि कार्य जो खेती किसानी है उसके अलावा गांव में क्या क्या होता है। यहाँ पर बच्चा समस्यात्मक प्रश्न आ गया बच्चे के लिए ना। अब बच्चा जागरूक होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब बच्चा बड़ा जागरूक होगा, जागरूक ये सोच के होगा कि अच्छा मेरे को 4 बातें तो याद थी, 5वीं बात तो मेरे को पता ही नहीं है। तो वो बच्चा पूरा प्रयास करेगा आपसे सीखने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने यही समझाने का प्रयास किया है, अगर आप बात मानते हो तो, ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना का आदर्श रूप है, ये मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सरलात जटिलम प्रति, सरलात कठिनम प्रति। जटिलम कठिनम एक ही बात है। देखो मित्रों, जीवन में हर काम सरल से कठिन की ओर ही होता है। जिसने ये फॉलो नहीं किया उसका काम भी नहीं हुआ, उसकी बात भी नहीं बनी। आप किसी नियरेस्ट डियरेस्ट या अजनबी या आपके प्रिय से मिलने जाते हो, पहली मुलाकात में ही आपको पता है कि इसका नाम ये है, फिर भी आप धीरे से पूछते हो नहीं आपका क्या नाम है। तो वही तो सरल से कठिन की ओर है। जाते ही आपने पूछ लिया अच्छा बीएससी में फाइनल ईयर में कितने नंबर आपके, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, घूर के देखेगा आपको। इसलिए अपन सबसे पहले नाम जानते हुए पूछते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है। तो वो सरल से कठिन की ओर यही मामला है। ऐसे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ण पढ़ते हैं, और वर्ण पढ़ने के बाद में अपन शब्द पढ़ते हैं, और शब्द के बाद में अपन वाक्य पढ़ते हैं ना। इसी प्रकार तो अपन सबसे पहले अक्षर ज्ञान करते हैं, या फिर इंग्लिश में उसमें मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, है ना, वो क्या होते हैं काउंटिंग, 1 से 100 तक की गिनती। उसके बाद में वो जो होते हैं पहाड़े सीखते हैं। तो आप जानते हो सरलात कठिनम पड़ती है ना। अस्माकम शिक्षण प्रक्रिया सरलात कठिनम प्रति शिक्षण सूत्रम अनुसरते भवेत। शिक्षण सूत्रोयम छात्रेषु आत्मविश्वास उत्पादना, है ना। थोड़ा सा याद रखो, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस इसलिए कि सबसे पहले जाते ही आपने ये नहीं पूछा कि आपके बीएससी में कितने नंबर हैं, फिजिक्स में ठीक आए कि नहीं, है ना। ये नहीं पूछा। अगर वो पूछ लोगे तो कहाँ कॉन्फिडेंस आएगा, अगला है वैसे परेशान हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो आप धीरे से प्रेम से पूछो कि आपका नाम क्या है। पता है दोनों को कि नाम तो पता ही एक दूसरे का, काफ़ी दिनों से ताकाजाकी चल रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो आप जानते हो सारी बातें, है ना। छात्र अधिगमपि प्रभावशाली भवति, ये सब जानते हो। अधिगम क्या होता है, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य से पूर्ति अपि शीघ्र में भवति, है ना। अभिरुच्यात्मक, वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा बच्चे का ना। इस तरह की आप सारी बातें जानते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई बात बची नहीं है, ठीक है ना। अब देखो विशेष बात,
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना, विश्लेषणात्मकात संश्लेषण प्रति। देखो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा है, ये याद रखो, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। संस्कृत भाषा क्या है? संश्लेषित भाषा है। जैसे अपन कैसे कह सकते हैं इसको, जैसे अपन पढ़ते हैं ये है ना, एचो ये वायाव है ना, और अदेंग गुण है ना, अदेंग गुण है। अब इन आपको पता नहीं है कि इसमें क्या है, इसमें एच वर्ण है ना, फिर एच वर्णों का अय आव ये आदेश होता है, अदेंग में अत होता है ना, और एंग होता है। एंग में क्या है, अपन माहेश्वर सूत्रों में जाएंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि एंग में कौन कौन से वर्ण है ना। और बात करूं तो आप सिर्फ लिखोगे हल, और हल में कितने सारे व्यंजन हल में आ जाते हैं, अच में सारे स्वर आ जाते हैं। तो यही तो संश्लेषणात्मक विशेषता है इसकी। तो याद रखना ये संश्लेषणात्मक भाषा है। संश्लेषण से पूर्व है भाषा तथ्यों का विश्लेषण भी होना चाहिए ना, संश्लेषण से पहले विश्लेषण होना चाहिए, है ना। कक्षा में प्रथमम व्याकरणात्मक तथ्यानाम व्युत्पत्ति प्रदर्श्य संधि समास विग्रह पूर्वकम शिक्षणम भवेत। देखो सीधी सी बात है, सामान्य शब्दों में समझा दूँ आपको। आपने थर्ड क्लास में, थर्ड में तो नहीं पढ़ी होंगी, फिफ्थ में आते आते, सिक्स्थ में आते आते संधि पढ़ी, फिर एट्थ में संधि पढ़ी, 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, 11वीं 12वीं में पढ़ी थी, कॉलेज में भी पढ़ी थी, और बीएड का प्री टेस्ट दिया था तब भी पढ़ी थी, अब भी पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ोगे, परसों भी पढ़ोगे। ऐसा क्यों? परमाणु बम तो एक ही बार बनाया था हमने, बार बार नहीं बनाते नहीं, मिसाइल भी एक भी बार बनाते हैं अपन, कंप्यूटर भी एक भी बनाया, रोज़ तो ऐसे नहीं आता न्यूज़पेपर में आज कंप्यूटर बना है ना, उसी का एडवांस वर्जन बनता है, लेकिन कोई ढांचागत व्यवस्था रोज़ रोज़ नहीं थोड़ी बनती है, समझते हो ना। तो फिर ये संधि रोज़ रोज़ क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि हमारे तरीके सही नहीं है, हमारे तरीके सही नहीं है। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसे संधि पढ़ेंगे तो आप पलक झपकते ही वो आंसर देने की स्थिति में होंगे। अपनी छंद की क्लास आपने देखी है ना, पलक झपकते ही छंद को पहचानना। वो जो संधि में तो उससे भी कम टाइम लगेगा आपको, है ना, जब पढ़ेंगे तब देखना। तो आपको कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे अपन क्या पढ़ाते हैं, है ना, क्लास में अपने गुरुजी से पढ़ाते हैं, भाई लिखो संधि लिखो, उसके बाद में वो कहेंगे ए और ए मिल करके आ बनता है। बच्चा इसको बैठा बैठा निरस एकदम से, है ना, बिल्कुल भी उसमें जिज्ञासा नहीं है, वो सब लिखता जाता है। और फिर गुरुजी लिख देते हैं हिम प्लस आलय, अलो जी क्या बन गया, हिमालय बन गया। ऐसा आज तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका साइकोलॉजिस्टों ने कहा कि ये तरीका आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, और सही है भी नहीं। सही बात है, आज भी अपन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो कहाँ सही है? ये चीज़ तो अपनी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, है ना। आरएस मुख्य परीक्षा देने वाला बच्चा भी संधि पढ़ता है ना, यूपीएससी देता है, उसको भी अगर जरूरत पड़ती तो वो भी सीखता है। तो ये तरीके सही नहीं थे। कैसे? ये कह रहा है कि पहले विश्लेषण करो। कैसे करो? सबसे पहले आप ये लिखो ब्लैक बोर्ड पर, छात्र प्लस आवास है, ऐसा ही लिखना, और कुछ नहीं बताना बच्चे को आपको, ठीक है। अब उसमें आप बता दो कि ये ए है और ये आ है, और ये मिलकर के दोनों क्या हो गए, आ हो गए, और ये बन गया छात्रावास। छात्रावास है, ऐसा समझा दिया। 2 एग्जाम्पल और बच्चे को समझा दोगे। अब बच्चा क्या करेगा, चुप नहीं बैठेगा, बच्चा दिमाग में खुद का लॉजिक लगाएगा, अच्छा होता कैसे है। तो उसके दिमाग में आएगा यार ए और ये आ ना, लघु और ये दीर्घ मिलकर के जब भी ये मिलेंगे ना आपस में मिलकर के बड़े हो जाएंगे। अब वो समझेगा इस बात को, फिर वो ये बात अपना लॉजिक खुद डेवलप करेगा। फिर आप उसको कोई भी कंडीशन दो, इस प्रकार के 5 एग्जाम्पल दे दो, वो खुद के लॉजिक से क्या करेगा, सीख जाएगा ना, खुद के लॉजिक से सीख जाएगा। और जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है ना, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, तो वो अधिगम स्थायी होता है ना, वो खुद के एनालिसिस से सीखता है ना। अब निरस नहीं है बच्चा, बच्चा इस स्थिति में एक्टिव है। बच्चा क्या एक्टिव है, सक्रिय है, और सक्रिय दिमाग से वो चीज़ें सीखता है, तो वो स्थायी होती है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि पहले विश्लेषण करो, फिर संश्लेषण करो, है ना, फिर आप नियमीकरण कुछ तो बच्चा अपने दिमाग में बना लेगा। लास्ट में आप एक नियम की लाइन लिखा दो कि साहब ऐसे ऐसे है, समान वर्ण है ना मिल जाए, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और वो एक जगह हो जाए तो उनका दीर्घ रूप बन जाता है, ऐसा है ना। तो इस तरीके से ये बातें विश्लेषण से संश्लेषण में है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ मुझे। पूर्णात अंशम प्रति, है ना, पूर्णात अंशम प्रति, ठीक है ना, पूर्ण से अंश की ओर, सबसे पहले पूर्ण फिर अंश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आप
बच्चे को पढ़ा रहे हो, गाय का निबंध लिखवा रहे हो। अब गाय के निबंध में क्या करोगे आप बताओगे कि 4 पैर होते हैं। मान लो ये तो बच्चा जानता है, कुछ अजीब सा हो कोई जानवर जो बच्चे ने कभी लाइफ में देखा नहीं हो, तो कहोगे 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, तो बच्चा बिल्कुल भी वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि है क्या ये चीज़ें। लेकिन इससे पहले अगर आपने बच्चे को एक बढ़िया सुंदर सा चार्ट दिखा दिया, ये चार्ट है, इसमें कहा कि बच्चों ये गाय है, इसका चित्र देख लो ढंग से। अब बच्चे को बताओ कि ये 4 पैर हैं, ये 2 सींग हैं, है ना, ये 2 आँख हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सामान्य से एग्जाम्पल, आप अच्छा एग्जाम्पल भी चुन सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसी का मतलब पूर्ण सेंस की ओर है। इसी का मतलब क्या है, पूर्ण सेंस की ओर। पहले पूरी चीज़ से अवगत कराओ बच्चे को। अब जैसे जैसे आप कुछ भी बोलोगे ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चे के ना, उसकी गाय की, तो वो बच्चा एक पिक्चर बना लेगा। अच्छा वो 2 सींग है ना, उनकी बात कर रहे हैं गुरुजी, अब 4 पैरों की बात कर रहे हैं, पूंछ की बात कर रहे हैं ना, तो वो पहले अगर पूरी पिक्चर दिखा देना तो तभी वो रिलेट कर पाएगा, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। क्या 4 पैर हैं, कहाँ सींग हैं, समझ नहीं पाएगा वो, है ना। समझ रहे होंगे आप। उसके बाद में वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के प्रति मान लो कि बच्चे को कुछ हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ाने हैं अपने को, है ना, हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ाने हैं। तो अपन क्या करेंगे, पढ़ाने से पहले बच्चे को जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, जो ऐतिहासिक स्थल है, उनका भ्रमण करवा देंगे, है ना। पर्वतों के बारे में पढ़ाना है तो एक पर्वतों का टूर करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर, है ना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ताजमहल सामने प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष क्या है, हम पूरा जो मुगल काल है वो बच्चे को सिखा देंगे, उसी से प्रेरणा दे करके, है ना, उसी से बच्चा रिलेट करता जाएगा, है ना। तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से, इस शिक्षण सूत्र को फॉलो करने के लिए अपन हमारे जो स्कूलें हैं उनमें हिस्टोरिकल टूर करवाते हैं, साल में एक बार भ्रमण करवाते हैं, लगभग स्कूलें जाते हैं। तो वो यही वजह है और कोई वजह नहीं है। शिक्षण सूत्र कौन सा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि हिस्टोरिकल टूर है आपने या कल्चरल टूर करवाया है, तो ये किस शिक्षण सूत्र को फॉलो करते हुए, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। थोड़ी समझ होगी ना आपको इनकी, तो आप कैसे ही प्रकार का प्रश्न हो आप आइडिया लगा ले, क्योंकि हाँ इसकी बात हो रही है। उसके बाद में अपन बात करें आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन से निगमन की ओर ये तो हर एग्जाम में आता है, ऐसे कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें आया नहीं है। तो आगमन का मतलब है उदाहरण, आगमन का मतलब है उदाहरण, और उसके बाद में निगमन का मतलब है नियमीकरण, है ना, नियम बनाना। तो ये साइकोलॉजिस्टों ने कहा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाने का। कैसे है, उन्होंने कहा कि अगर आप देखो बच्चे को सबसे पहले नियम बता दोगे ना, तो बच्चा है वो फिर सक्रिय नहीं रहेगा, उसको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, फिर वो एकदम से उसको निरस्त आ जाएगी। तो उसको जिज्ञासा बनाने के लिए उसका दिमाग आपके साथ साथ दौड़ना चाहिए। तो साथ साथ दौड़ने के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल बच्चे के सामने रखो। जैसे सपुत्र है ना, ये लिख दिया ना। अब आपने क्या कहा, पुत्रेण सहित, है ना। तो बच्चा समझ गया कि बात कुछ ऐसी है कि पुत्र के साथ में, है ना। अब बच्चा खुद दिमाग लगाएगा कि अगर मेरे पास अगर ये आ गया शिक्षक है तो मैं क्या करूँगा। थोड़ा बहुत तो वो अपने दिमाग में स्ट्रेस लाएगा। अगर पहले ही आपने नियम बना दिया तो उसको तो कोई दिमाग में सक्रियता ही नहीं, वो तो सिर्फ सुन रहा है, और सुन रहा है तो वो उसका आर्ग्यूमेंट कहाँ बना फिर। तो शिक्षक लिखा है तो वो खुद प्रयास करेगा कि शिक्षकेन सहित है। तो इस प्रकार से पहले आप एग्जाम्पल लिखो, फिर एग्जाम्पल का विश्लेषण करो, फिर बच्चे को अवसर दो कि वो खुद से इन चीज़ों को तैयार करना सीखे, ताकि वो उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो खुद से लॉजिक डेवलप करने लग जाएगा। पहले ही आप नियम बता दोगे और एग्जाम्पल आपने दे दिया, अब बच्चे ने वैसे का वैसा नोटबुक में उतार लिया, वो फिर रटेगा तो ज़िंदगी में रटता रहेगा, है ना। काम की चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं। देखो, अर्थात विद्या प्लस आलय शब्द द्वयम छात्रान नियमीकरणार्थम प्रेरियति, है ना। अब देखो सही बात लिखा है इसने कि ये जब लिखा है ना तो बच्चे को खुद रूल्स बनाने के लिए बच्चे की मानसिक स्थिति है वो प्रेरित होगी, है ना। और इसी प्रकार से जब बच्चा खुद प्रेरित होगा ना तो चीज़ें सीखेगा, वो चीज़ें सीखेगा। आपके नियम बताने से बहुत ज़्यादा सीखेगा नहीं, सीखेगा तो वो खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाने से ही। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें क्या लिखा है, शिक्षक से शिक्षणम छात्रानुसारेण भवेत्, है ना। शिक्षण है वो छात्रों के अनुसार होना चाहिए। आप सिर्फ अपने मन की मर्जी मत चलाओ, उनकी आंखों से पता लग जाएगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। सच बात तो ये है, अत्यावश्यकम यत्
मनोवैज्ञानिकाः उक्तवन्तः यत् विषयवस्तुनः उपस्थापने सर्वप्रथमं विशिष्टतथ्यानां वृत्तान्तानां प्रस्तुतीकरणं भवेत्। यदा छात्रः विशिष्टानि तथ्यानि ज्ञास्यन्ति तदा तेषां मनसि सामान्यतत्त्वानां विषयेपि जिज्ञासा जनयति। यथा कथा शिक्षणात् पूर्वं तस्य सारांश प्रस्तुतव्य है ना। वो कह रहा है कि पहले विशिष्ट बात बता दो। देखो आप कोई फिल्म का नाम देखो, कौन सी फिल्म है, कोई भी एक फिल्म का नाम देखो, उस फिल्म का नाम है ना वो है विशिष्ट। वो क्या है? विशिष्ट है। फिर सामान्य की ओर तो लगभग जैसे लगान फिल्म है। अब लगान फिल्म में लगान नाम से ही बच्चा समझ जाएगा कि हाँ लगान क्या होता है, एक टैक्स होता है जो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर लगता है ना। अब वो बच्चा दिमाग में सोचेगा कि यार किन किन पर टैक्स लगा, किन परिस्थितियों में लगा, इसका साइड इफेक्ट क्या थे, मेरिट क्या था, डीमेरिट क्या थे, वो बच्चा सब पढ़ेगा, है ना। तो इसी का मतलब है विशिष्ट सामान्य की ओर। आप पहले ही कहानी गाने लगे, किसान थे, बहुत दुखी थे, बहुत टैक्स लगता था, लगान लगती थी, ये लग, तो वो मजे वाली बात नहीं है ना। पहले बच्चे को लगान शब्द सुना करके बच्चे का खुद के दिमाग में ना हलचल पैदा करो, समझ गए। विशिष्ट सामान्य की ओर यही बात है। अनिश्चयात् निश्चयं प्रति प्रारंभिक स्तरे छात्रा विषय वस्तु ने कंठस्थीकरणं कुर्वन्ति यथा पठति पठते पठन्ति, है ना। अपन पठति पठते पठन्ति पढ़ा दिया, ये तो क्या हो गया? अनिश्चय हो गया। एतद् अनिश्चयं तत्पश्चात् तान् गम इति धातोः स्थाने गच्छ आदेश यथा स्थाने तिष्ठ आदेश स्था स्थाने तिष्ठ आदेश इति निश्चितम अस्ति बोध नियम। वो यही कह रहे हैं कि आप पठती पढ़ता है, पठनती पढ़ाया है। अब बच्चों को कहो कि बेटा धावती धावता है, धावंती भी होता है ना, लिखती लिखता है, लिखनती भी होता है, हंसती हंसता हंसनती भी होता है ना। सेम चीज़ें बताते जाओ और बच्चा इस आनंद में कि रे सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सीख जाएगा, ठीक है ना। और क्या कहा उन्होंने ये कहा कि चलो बीच बीच में वो बच्चा गमती गमत है, गमनती भी करेगा ना, तो उसको बताओ बेटा कुछ ऐसी कंडीशंस है, गम की जगह गच्छ आदेश हो जाता है, स्था की जगह तिष्ठ आदेश हो जाता है ना, तो वो क्या होगा? निश्चयं प्रति हो गया, निश्चयात् निश्चयं प्रति। इन्हीं में से कोई अप्लाइड बनेगा और कोई बहुत ज़्यादा मामला होगा नहीं। स्थूलात् सूक्ष्म प्रति है ना, स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। तो यही है, अगर भारत का अपन ज्योग्राफिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, अपने सबसे पहले पूर्व घाट पढ़ा, फिर पश्चिमी घाट पढ़ा, है ना, और अमरकंटक की पहाड़ियाँ पढ़ रही है अपने डोडा बेटा पढ़ा, नीलगिरी पढ़ा है ना, नल्लामाला, पालकोंडा, ये वो सब पढ़ा है। तो इससे पहले अगर आप शुरुआत में ये सब बताने लग गए तो बच्चे को पता ही नहीं है कि खिलाड़ियों के नाम है, कि वृक्षों के नाम है, कि पर्वतों के नाम है, कि नदियों के नाम है। सबसे पहले सुंदर सा मैप बच्चे के सामने पेश किया, फिर कहा कि देखो बच्चों ये भारत का ज्योग्राफिकल मैप है और इसमें ये पूर्व घाट है, ये पूर्व घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये वो कौन सी है डोडा बेटा, कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और ये पालकोंडा, ये नीलकोंडा, और ये अमरकंटक है, ये नर्मदा नदी है, तापी नदी है, और ये सब है, और ये हिमालय पर्वत है, इस तरीके से ये अरावली पर्वत है। ऐसे बताओगे ना बच्चे को तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है ना, बड़े से छोटे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर एक जैसी बातें हैं ना। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहाँ गाय वाला एग्जाम्पल यहाँ भी रख सकते हैं, और ये मानचित्र वाला एग्जाम अपन उसमें रख सकते हैं। क्या था वो? पूर्ण से अंश की ओर, तो ये ठीक रहेगा। उसमें अपन ये एग्जाम्पल रखेंगे और इसमें गाय वाला रखेंगे, इसमें लिखा हुआ भी यही है ना। थोड़ा सा शब्द का फर्क है, स्थूल है गाय और ये पूर्ण है। ये भारत का मानचित्र पूर्ण होता है और गाय स्थूल होता है ना, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मनोवैज्ञानिका तार्किकं प्रति शिक्षणे सूत्रेऽस्मिन् मनोवैज्ञानिका उक्तवन्तः यत् छात्र संवेगं दृष्ट्वा शिक्षण प्रक्रिया भवेत्, है ना। देखो मामला क्या होता है, कभी कभी आपने बाजार में देखा नहीं क्या, बड़े से बड़ा अफसर SDM साहब भी जाते हैं या कोई भी बड़े अफसर जाते हैं, उनसे जनता उलझ जाती है। जनता क्या उलझ जाती है, ठीक है, और जनता उलझ जाती है और उनको बिल्कुल मतलब इंसल्ट टाइप का मामला होता है। कई बार देखते हैं अपन, वो क्यों होता है ना, क्यों होता है वो इसलिए। कई बार कंडक्टर से सवारी उलझ जाती है ना, राजस्थान रोडवेज का कंडक्टर है, उसके पास पावर होता है लेकिन सवारी से लड़ने लग जाता है ना। ये क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना, भावनात्मक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है। इमोशनली इंटेलिजेंट का बेस्ट उदाहरण देखो मोदी जी है ना, प्रधानमंत्री जी इमोशन देख करके बात करते हैं।
जैसे इमोशंस के लोग हैं ना वैसा ही उनका व्यवहार होता है ना। इसको इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं ना। न मैं आया हूँ न मुझे भेजा गया है ना, न मैं आया हूँ न मुझे भेजा गया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, बस इतने से हो गया सारा काम। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो क्या होता है कि आप सामने वाले की मनोस्थिति को पढ़ो पहले। अब बच्चा घर से परेशान है किसी वजह से, मान लो कि वो पतंग के दिनों में उसका पतंग फट गया, कहीं उसका दोस्त ले गया, अब वो वैसे ही परेशान है, आप जाते हैं होमवर्क नहीं किया, ये वो नहीं किया, उसको इरिटेट करोगे तो वो बच्चा क्लास में आपके सामने हो जाएगा ना। कई बार इस एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि बच्चे टीचर के सामने हो जाते हैं, वो बच्चे की गलती नहीं होती। अरे बच्चे की आंखों में पढ़ा नहीं है, उसको किस स्थिति में आया वो, अगर उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, वो साइकोलॉजिकल रूप से डिस्टर्ब है, तो उसको उसी प्रकार से व्यवहार करो उसके साथ में ना, उसको उसी प्रकार से उसको ट्रीट करो, तो वो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ठीक होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो वही है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। और एग्जाम्पल लो तो जैसे बच्चे हैं, आज उनको मैथ का पीरियड पहले था और पता है आपको जाते ही पता है यार मैथ में बच्चे बोर हो रखे हैं, पढ़ेंगे नहीं, तो मैं जाते ही क्या करूँगा, पहले एक पद्य का सहस्वर वाचन कर दूंगा। सहस्वर वाचन करते एकदम सारे बच्चों क्या कि अरे वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया, सर ने एक गीत गा दिया ना। और फिर धीरे से कहूँगा बच्चों आज अपन थोड़ा गद्य का और व्याकरण का ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में बच्चों में वो क्या है मोटिवेशन रहेगा, बच्चों में थोड़ी जिज्ञासा रहेगा। समझते हो आप सारी बात। तो वही मनोवैज्ञानिक तार्किकम प्रति है। ये बातें आप मेरी जो सुन रहे हो इनको अप्लाइड बनाना पड़ेगा। हालांकि रीट में तो बहुत ज़्यादा अप्लाइड नहीं आएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में और ये डिपार्टमेंट की भर्तियाँ वहाँ पर आपको इनको अप्लाइड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये शिक्षण सूत्रों की जो कहानी है वो पूरी हो गई और मैंने मेरे हिसाब से ठीक से समझा दिया। आपके पास जो नोटबुक है उसमें से एक बार, जो आपकी बुक है उसमें से एक बार और पढ़ लो। जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन एग्जाम्पल्स के आधार पर 2 एग्जाम्पल और जोड़ो हर शिक्षण सूत्र के साथ में, थोड़ा सा अप्लाइड बना लो, थोड़ी समझ डेवलप कर लो, उसी समझ के साथ में आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।